Assalamu alaikum, this is me Aisha, and in this video I am going to explain the basic concept of economy, factors that affect economy, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इकोनॉमिक मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ कलर, यानी कुछ ऐसी इकोनॉमिक मॉडल्स, इकोनॉमिक पैटर्न्स जिनको कलर की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, जैसे ब्राउन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, पर्पल इकोनॉमी, गोल्डन इकोनॉमी, रेड इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी। तो इनको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे और डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। Economy of any state is a system of production, distribution and consumption of goods and services। यानी हर वो स्टेट जिसकी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन क्वालिटी जो है वो अगर ऑन द ट्रैक है, अगर एक स्टेट अपने लोगों के लिए, अपने रहने वालों के लिए इनफ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी और कंजम्पशन कैपेबिलिटी रखती है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस स्टेट की इकोनॉमी एफिशिएंट है। जब किसी भी स्टेट का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन एक साथ अमलगमेट हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये सारी की सारी स्टेट की इकोनॉमी है। इकोनॉमी को एक स्टेट का हर दूसरा एलिमेंट इफ़ेक्ट करता है। यानी हम ये कह सकते हैं अगर एक स्टेट में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है तो उससे भी उस स्टेट की इकोनॉमी इफ़ेक्ट होगी। अगर एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहे हैं तो उससे भी स्टेट की इकोनॉमी इफेक्ट होगी। अगर एक स्टेट में नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की इंटरफेरेंस होगी तो उससे भी उस स्टेट की इकोनॉमी इफेक्ट होगी। अगर एक स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, यानी डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई और प्रोडक्शन कम हो रही है, उससे भी उस स्टेट की इकोनॉमी इफेक्ट होगी। फिर अगर ग्लोबल लेवल पे देख लें तो किसी भी किस्म के ग्लोबल क्राइसिस, चाहे वो इकोनॉमिक डिप्रेशंस हो या वॉर हो, तो आप कह सकते हैं कि उससे दुनिया के किसी भी मुल्क की इकोनॉमी इफेक्ट होगी। जैसे रिसेंटली ओपेक कंट्रीज़ ने जब अपनी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज़ कर ली तो उसकी वजह से अभी तक बहुत सारे मुल्कों में जहाँ पर उनकी एनर्जी जो है वो ट्रूली डिपेंड करती है इंपोर्ट ऑफ ऑयल के ऊपर, तो वो स्टेट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं क्योंकि ऑयल की प्राइसेस नॉन स्टॉप इंक्रीज़ हो रही हैं, लाइक विद इन द गैप ऑफ 15 डेज और मोर। पाकिस्तान में भी ये कंडीशन है कि कंटिन्यूसली आप पेट्रोल की प्राइसेस में राइस देख रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न भी ये ग्लोबल इशू ही है। तो इकॉनमी को ये सारे एलिमेंट इफेक्ट करते हैं, और ख़ास तौर पर अगर पॉलिसी, फ्लॉड पॉलिसीज़ हों किसी भी स्टेट की या करप्शन हो बहुत ज़्यादा, तो वो भी इनडायरेक्टली इकोनॉमी को ही स्टेट की इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहे होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उनको सर्व करते हैं, ना कि स्टेट को, और अल्टीमेटली आम लोगों को जिससे इन्फ्लेशन, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इकोनॉमी को डिस्टर्ब करती हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस की हम बात कर लें तो उसके जो इफ़ेक्ट हैं उसमें इन्फ्लेशन, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। कि अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से किसी मुल्क की इकोनॉमी डिप्राइव्ड है, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उस मुल्क में इन्फ्लेशन भी होगी, पुअर्टी भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी स्टेट जिसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम है और उसके रिजर्व्स इनफ ना हो, तो हम ये भी तब भी हम ये कह सकते हैं कि उस स्टेट की इकोनॉमी जो है इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि इकोनॉमी किसी भी स्टेट की एफिशिएंट कब है, तो तब है, तो इसका आंसर यही होगा कि जब एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई बैलेंस्ड हो, जिसके अंदर कोई फिस्कल डेफिसिट ना हो, कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इशू ना हो, इनफ रिसोर्सेज हो, इनफ रिजर्व्स हो, इन्फ्लेशन ना हो, पुअर्टी ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, यूथ बल्ज को परफेक्टली यूटिलाइज किया जा रहा हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, कोई इंस्टीट्यूट किसी और के कामों में दखल अंदाजी ना करता हो, इंटरफेयर ना करता हो, तो इन सब कंडीशंस को अगर हम अमलगमेट करें, हमारे पास एक सॉलिड स्टेट इमर्ज करती है जो कि हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली भी एक पावरफुल स्टेट अप्रूव होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमी ऑफ स्टेट। ब्राउन इकोनॉमी में किसी भी स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है ऐसी एक्टिविटीज़ पे या ऐसी प्रोडक्शन पे जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूट हो, जिससे इन्वायरमेंट या उस स्टेट का एटमॉस्फेयर डिस्ट्रक्शन की तरफ जाए। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कोल हो गया, ऑयल होगी, गैस होगी। तो जब भी कोई स्टेट बहुत ज़्यादा नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करती है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि उस स्टेट की इकोनॉमी ब्राउन इकोनॉमी। इस इकोनॉमी के गेन्स तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ये चीपर है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे है टू बूस्ट अप देयर इकोनॉमी। लेकिन इस इकोनॉमी के जो बाय प्रोडक्ट हैं, जो इफेक्ट है, वो उससे भी ज़्यादा हार्मफुल है। अब यानी क्लाइमेट चेंज का मेन रीज़न जो है वो ब्राउन इकोनॉमी है। और इस हिसाब से अगर हम एग्जांपल्स में स्टेट्स को देख लें
तो चाइना की एग्जांपल हमारे सामने है, इंडिया की एग्जांपल हमारे सामने है, यूएस की एग्जांपल हमारे सामने है। यूएस अभी तो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, लेकिन एक बहुत लंबा टाइम पीरियड यूरोप और यूएस दोनों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू ब्राउन इकोनॉमी को प्रमोट किया, जिससे आज ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है और इसलिए आज क्लाइमेट चेंज के लिए यूएस को बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है। देन अब चाइना इज़ ऑल्सो यूजिंग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के केस में तो ब्राउन इकोनॉमी एक मजबूरी है, क्योंकि वो नहीं ऑफ कोर्स अफोर्ड कर सकती एक एक्सपेंसिव मोड ऑफ लिविंग। बट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री अगर हम कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें या कंट्रीज़ की सक्सेस को देखें, उसमें ब्राउन इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट करके बहुत सारी स्टेट्स ने अपने कैपिटल को, अपने रिजर्व्स को इंक्रीज़ किया है, जिसमें चाइना, इंडिया आजकल प्रोमिनेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्राउन इकोनॉमी। इसके अलावा अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG 17 के साथ अगर कंपेयर करें तो SDG के सारे गोल्स को ये इकोनॉमी एडवर्सली इम्पैक्ट करती है, यानी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका। ये किसी भी SDG गोल को सपोर्ट नहीं करती है। तो वो कंट्रीज़ जो SDG गोल्स को अचीव करना चाहती हैं, उन स्टेट्स का मेन गोल ये होना चाहिए कि दे शुड गेट रिड ऑफ ब्राउन इकोनॉमी और द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ग्रीन इकोनॉमी नाम से ही पता चल रहा है, द इकोनॉमी इज़ अबाउट ग्रीनरी, फॉरेस्ट्रेशन और इको फ्रेंडली टेक्निक्स और मेथड्स यूज टू सपोर्ट योर इकोनॉमिक मीन्स। सो ग्रीन इकोनॉमी बेसिकली अल्टरनेटिव है ब्राउन इकोनॉमी का। ग्रीन इकोनॉमी एक ऐसा इंसेंटिव है दैट कैन अनडू द डैमेज कॉज बाय ब्राउन इकोनॉमी, यानी ब्राउन इकोनॉमी जो जो डिस्ट्रक्शन करती है, ग्रीन इकोनॉमी उसको कंपनसेट करती है। सो यूएन की अगर हम डेफिनेशन देख लें तो यूएन डिफाइंस ग्रीन इकोनॉमी एज green economy is the one that carries the promise of a new economic growth paradigm or model that is friendly to the Earth's ecosystem and can also contribute to poverty alleviation. So ये UN की definition है। In short, green economy is eco-friendly and it can also contribute to poverty alleviation. यानी इससे poverty का खात्मा किया जा सकता है, सफोरबत का खात्मा किया जा सकता है। बहुत सारे ग्रीन इकोनॉमिक मॉडल ऐसे भी हैं दैट दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, हर स्टेट उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। बट देयर आर सम ग्रीन इकोनॉमिक मॉडल्स दैट आर इन फेवर ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और पुअर कंट्रीज एज वेल। इफेक्ट्स, आउटकम्स या बाय प्रोडक्ट अगर आप देख लें ग्रीन इकोनॉमी के, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसमें लो कार्बन एमिशंस होती हैं, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज किए जा सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये SDGs के सारे गोल्स को बेनिफिट करती है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पोवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ को ये सपोर्ट करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रीन इकोनॉमी। पर्पल इकोनॉमी में हर उस इकोनॉमिक अप्रोच को हम डिस्कस करते हैं दैट इज लिंक्ड विद सोशल इशूज, यानी एनीथिंग दैट इम्प्रूव्स एवरीवन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, we can say that it is a part of purple economy, such as education, healthcare, women empowerment. It also supports the interest of children and अगर people with disabilities, so ये सारे लोगों के rights सब के सब पर्पल इकोनॉमी में आते हैं। पर्पल इकोनॉमी फोकस करती है हर बेसिक राइट के ऊपर, जैसे मैटरनिटी लीव हो गया, फेयर पे हो गया, जेंडर गैप हो गया, द जेंडर पे गैप हो गया, देन फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। तो ये सारी चीजें जो सिविल राइट्स का हिस्सा है, इट ऑल लाइज विद इन पर्पल इकोनॉमी। इन शॉर्ट अगर एक सेंटेंस में मैं कहूँ तो पर्पल इकोनॉमी सीक्स टू एक्सपैंड सोशल सर्विसेज की बात करती है। इसमें SDG की गोल 3, 4, 5, 10, 8, 11, 16 ये सारे के सारे SDG गोल्स को सपोर्ट करती है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जेंडर इक्वालिटी। सो पर्पल इकोनॉमी अगर एक स्टेट अचीव करती है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी बहुत जल्दी अचीव कर सकती है। गोल्डन इकोनॉमी एड्रेसेस द एनर्जी इश्यूज, यानी इस इकोनॉमी को अचीव करने के लिए किसी भी स्टेट को रिप्लेस करना पड़ता है अपने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को विद रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इट मीन्स अ स्टेट दैट यूजेस फॉसिल फ्यूल्स टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स शुड यूज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी पहले अगर दे आर प्रोड्यूसिंग देयर एनर्जी बाय यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स और बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, then now they should adopt such kind of techniques or methods where renewable sources of energy must be utilized. For example, wind energy के थ्रू अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, सोलर एनर्जी मेथड्स को यूज कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। So all these initiatives ultimately led to the golden economy.
गोल्डन इकोनॉमी के बेनिफिट्स से गेंस में आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी से ऑब्वियसली अगर आप नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ नहीं करेंगे, आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न नहीं करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा, कार्बन एमिशन कम होगी. सो वी कैन से दैट इट इज़ इको फ्रेंडली इकोनॉमिक मॉडल. रेड इकोनॉमी. रेड इकोनॉमी को अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम ऐसे कह सकते हैं, रेड इकोनॉमी इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोग्रेस एंड इनोवेशन in which there is no concern for the excessive consumption of natural resources, for production of energy and for manufacturing of goods. रेड इकोनॉमी को अगर मैं एक सेंटेंस में डिफाइन करूं तो इट इज़ एन आउटकम ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसका एक मेजर रीज़न ग्लोबलाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में अब क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात स्टार्ट हो चुकी है, हर स्टेट इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो रही है. And states are more working on how to deal with their competitives rather than focusing on how to save the resources, specifically natural resources. यानी वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने गेन्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है. जब कोई स्टेट ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि उस स्टेट की इकॉनमी रेड इकॉनमी है. रेड इकॉनमी प्रॉपर एक डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक मॉडल है और वर्ल्ड को बैंकरप्सी की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि जब हर दूसरी स्टेट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगी उन रिसोर्सेज का शॉर्टेज हो जाएगा और वर्ल्ड बैंकरप्सी की तरफ जाएगा. रेड इकोनॉमी से डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है कि लेट सपोज अगर एक स्टेट में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन ज़्यादा है और दूसरी स्टेट में कम है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी. वेल्थ इनइक्वालिटी से क्रिएट होती है. अगेन एक स्टेट ज़्यादा इनकम और रिजर्व रख रही है और दूसरी कम, तो ऑब्वियसली इट रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ इनइक्वालिटी. इन शॉर्ट, हर वो स्टेट जो अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए एट ग्लोबल लेवल, अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, जब एक स्टेट अपने रिसोर्सेज को कंज्यूम कर दी जा रही है विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द, तो हम कह सकते हैं कि उस स्टेट की इकॉनमी रेड इकॉनमी है. ब्लू इकॉनमी. ब्लू इकॉनमी इज़ वेरी क्रूशल टू फाइनेंशियल, बायोलॉजिकल, कल्चरल वेलबींग ऑफ एनी स्टेट. यानी किसी भी स्टेट की फाइनेंशियल, बायोलॉजिकल, कल्चरल ग्रोथ या वेलबींग्स के लिए ब्लू इकॉनमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लू इकॉनमी नाम से पता चल रहा है दैट इकॉनमी डील विद waters and life under water. So this economy requires the preservation of finite resources in our oceans. For instance, biotechnology, fisheries, they are all part of blue economy. अगर मैं इस इकॉनमी को एक स्टेटमेंट में डिफाइन करूँ तो in this economy states seek to manage their maritime resources. मैरीटाइम रिसोर्सेज में कुछ भी आ सकता है, फिशरीज आ सकती हैं, उनका टूरिज्म उससे लिंक कर सकता है. ब्लू इकॉनमी ना सिर्फ वाटर रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए बल्कि इससे स्टेट्स की इकॉनमी को भी बहुत फ़ायदा होता है. जैसे पाकिस्तान के केस में हम देख लें तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की एक मेन रीज़न ये भी है दैट पाकिस्तान शेयर इट्स बॉर्डर विद अरेबियन सी, और यही गवादर पोर्ट की इंपॉर्टेंस की भी रीज़न है और इसी वजह से पाकिस्तान सी पैक का हिस्सा भी बना. अगर हम वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन देख लें तो वर्ल्ड बैंक ब्लू इकॉनमी को ऐसे डिफाइन करता है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ब्लू इकॉनमी इज़ अ मॉडल दैट इन्वॉल्व्स सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज for economic growth and for improved livelihoods and jobs while preserving the natural capital of the ocean, seas and coast. अगर हम SDGs में देख लें तो SDG 14 particularly life under water डील करती है with blue economy, और इसी इनिशिएटिव को लेकर यानी SDG के इस गोल को अचीव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 2018 में एक इनिशिएटिव लिया था which was named as Pro Blue. Pro Blue जो है एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है. With this fund, World Bank is helping third world countries or poor countries to achieve their SDG 14 goal. इस Pro Blue initiative को हम डिटेल में देख लें. Pro Blue initiative by World Bank mainly focus on sustainable management of fisheries and aquaculture. Then it also addresses and prevent the threats posed to the ocean health by maritime pollution, including plastics, litters, etc. और इसके अलावा इट ऑल्सो सपोर्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ओशन सेक्टर्स, जिसमें टूरिज्म आ जाता है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट आ जाता है. इसके अलावा अगर आप स्टेट लेवल पे ब्लू इकॉनमी का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हर वो स्टेट दैट शेयर इट्स बॉर्डर विद ओशंस एंड रिवर्स आप उसको इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश, इंडिया. इसके अलावा आप चाइना की एग्जांपल दे सकते हैं इंडो पैसिफिक ओशन में. यहाँ मलक्का स्ट्रेट को डिफाइन करते हुए इंडोनेशिया और मलेशिया की एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह से वो फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट इज़ वन ऑफ द क्रूशल स्टेट फॉर ऑल द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट डील्स. यानी एक हैवी परसेंटेज ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है जो मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरती है, जिसका इंडोनेशिया और मलेशिया को बहुत फ़ायदा होता है. सो आप ये सारी बातें भी ब्लू इकॉनमी में डिस्कस कर सकते हो. मेनली ब्लू इकॉनमी इज़ द इकॉनमी दैट डील विद the ocean resources.
This was all for today. Don't forget to like, subscribe, and share the hues of success.